कुछ वैलिड प्रपोजल किया आपने? वही जो लास्ट क्लास में सिखाया था, वैलिड प्रपोजल, वैलिड ऑफर कैसे देते हैं, क्या रूल्स होते हैं। एक्सेप्टेंस मिला? नहीं मिला? कोई नहीं, आज दूसरे तरीके बताता हूं। ऑफर और भी तरीके से दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर। तो ऑफर के टाइप्स हैं, एक तो हाउ मेड, आप लोग ऑफर कैसे करोगे उसके बेस पे ऑफर होते हैं दो तरह के, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। फिर आप ऑफर किसको करोगे, ऑफर कैसे करोगे, तो दो तरह के, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। ऑफर किसको करोगे तो भी दो तरह के, एक जनरल ऑफर और दूसरा स्पेसिफिक ऑफर। तो यानी कि ब्रॉडली ऑफर कितने टाइप्स के हो गए? अगर ये कहें कि किसको ऑफर करना है तो दो तरह के, जनरल, स्पेसिफिक। और ऑफर कैसे करना है तो दो तरह के, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। ठीक है। और उसके अलावा भी तीन टाइप्स के ऑफर और देखने वाले हैं, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑफर ओवरऑल कितने टाइप्स के हो सकते हैं, विद कैश लॉज एंड विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, हम ये सातों टाइप्स आज की क्लास में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज जनरल ऑफर। व्हेन द ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एक बहुत बड़े ग्रुप को या फिर ऐसा कहें कि पूरे वर्ल्ड को जब ऑफर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक जनरल ऑफर। इसके अंदर किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जो ऑफर दे रहा हूं वो सबके लिए है, जो चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन बाय द परफॉर्मिंग द कंडीशंस रिटन इन द ऑफर। जो ऑफर के अंदर कंडीशंस मैंने दे रखी है, वो कंडीशंस जो फुलफिल कर रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। और उस कंडीशंस को एक्सेप्ट करना या ऑफर को एक्सेप्ट करने का जो कम्युनिकेशन है वो ऑफर को सेंड करना भी जरूरी नहीं। देयर इज नो नीड टू एक्सेप्ट द ऑफर, कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं। आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, इसका मतलब आप ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो। सर कैसे? चलिए बेटा बात करते हैं अपने। आपने वीरप्पन का नाम सुना है? एक मूवी भी आई हुई है वीरप्पन नाम से। सर ये कौन था वीरप्पन? ये वीरप्पन बेटा एक जो है बहुत बड़ा क्रिमिनल हो रखा है, या कह दो कि एक डेकोइट था। और प्लस ये इसके जो कारनामे थे वो इस तरह से थे कि ये किडनैपिंग करके फिरौती मांगना, मर्डर्स वगैरह करना। और सबसे जो इसने खतरनाक काम किया था वो था, इसने अपने लाइफ टाइम के अंदर, अपने करियर के अंदर 200 एलिफेंट्स को मार दिया था। तो ऐसा ये डेकोइट था। और 2004 के अंदर इसका स्पेशल टास्क फोर्स ने एक मिशन चलाया था जिसके अंदर इसको मार दिया गया। तो ऐसा ये डेकोइट था। तो 2004 में इसकी डेथ होने से पहले गवर्नमेंट ने, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सारे अवार्ड मनी डिक्लेयर कर रखे थे। तो एक अवार्ड मनी उन्होंने निकाला न्यूज़पेपर के अंदर कि एनीवन हु हेल्प्स द गवर्नमेंट और पुलिस टू कैच द वीरप्पन विल बी अवार्डेड विद ₹1 करोड़। 1 करोड़ रुपए का प्राइज मनी रखा हुआ था वीरप्पन को पकड़ने के लिए। अब बताना, ये जो न्यूज़पेपर में ऐड आया ये कौन सा ऑफर है? क्या किसी स्पेशल पर्सन के लिए है कि सिर्फ पुलिस एक्सेप्ट कर सकता है, मेल एक्सेप्ट कर सकता है, फीमेल कर सकता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं? और आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि चलो ये ठीक है, 1 करोड़ रुपए कमाने का अच्छा तरीका है, वीरप्पन को पकड़ा जाए, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन पता की जाए। उन्होंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या उनको गवर्नमेंट को फोन करके बोलना है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफर?
नो नीड टू एक्सेप्ट द ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर नीड नॉट टू बी कम्युनिकेटेड। जो ऑफर देने वाला है उसको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी कोई वीरप्पन को अगर फाइंड करता है, वीरप्पन का पता लगाता है, तो उसको रिवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, मिल जाएगा। कौन एक्सेप्ट कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफर इज ओपन फॉर ऑल, इट इज अ जनरल ऑफर। अभी मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं। तो शर्मा जी का बेचारों का एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, और वो बच्चा कहीं गुम हो गया। अब शर्मा जी बेचारे बड़े टेंशन के अंदर। अब वो बच्चा मिल नहीं रहा है काफी मशक्कत के बाद में। तो मैंने शर्मा जी को बोला, मैंने कहा शर्मा जी कुछ न्यूज़पेपर में ऐड निकालिए। शर्मा जी ने न्यूज़पेपर में ऐड निकाला। शर्मा जी ने ऐड क्या दिया? शर्मा जी बोल रहे हैं कि ये बच्चे की फोटो वोटो दी, बच्चे को जो खोज के लाएगा उस बंदे को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। बच्चे को सही सलामत जो खोज के लाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अब बताना ये ऑफर किसको दिया है उन्होंने? मुझे दिया है? आपको दिया? किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया? नहीं। किसको दिया? पब्लिक एट लार्ज। वर्ल्ड के अंदर कोई भी है, कहीं भी किसी भी कोने में है बच्चा, उस बच्चे को जो खोज के लाएगा, उनके बच्चे को सही सलामत जो खोज के लाएगा, वो अवार्ड ले सकता है। और क्या अभी कुछ लोगों ने वो ऐड देखा, उन्होंने शर्मा जी के बच्चे को जानते थे, उन्होंने उसको खोजना भी स्टार्ट कर दिया कि क्या पता हमारे अगल बगल में कहीं मिल जाए, 1 लाख रुपए मिल जाए हमारे को भी। तो बताना क्या उन्होंने शर्मा जी को कॉल करके एक्सेप्टेंस दी कि शर्मा जी हम लोगों ने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, हम आपके ऑफर पे काम कर रहे हैं? जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस आप जैसे ही काम करना स्टार्ट करते हो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस है, एज्यूम्ड कर ली जाएगी, इंप्लाइड है। आपको एक्सेप्टेंस भेजने की जरूरत नहीं, कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं। तो किसी को अब शर्मा जी का बच्चा मिल गया, अब शर्मा जी के पास लेके आए। अब क्या शर्मा जी ये बोलेंगे कि भाई आपके साथ तो कांटेक्ट नहीं हुआ था, मैंने तो आपको ऑफर दिया ही नहीं था। अब आपने ऑफर व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़पेपर सब जगह आपने ऑफर दे रखा है, तो ऑफर तो पहुंच गया ना, कम्युनिकेट हो गया कि नहीं? हो गया। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, उसने काम किया, बच्चे को खोज के लेके आ गया। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो एक और ऑफर देता हूं, मान लो एक और एग्जांपल देता हूं। आप सीए बन गए, सीएस बन गए, आपने बहुत सारी डिग्रीज हासिल कर ली, उसके बाद में आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, और इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो साथ में क्या थी? आपकी डॉक्यूमेंट फाइल। अब इंटरव्यू तो आपका हो गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट फाइल था वो कहीं मिसिंग हो गया, गुम गया आपका डॉक्यूमेंट फाइल। उसके अंदर ही सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था आपका पूरा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल काफी इधर उधर पता किया लेकिन मिला नहीं। आपने डॉक्यूमेंट फाइल के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया। आपने बोला कि जो भी मेरी डॉक्यूमेंट फाइल को ला करके देगा, सही सलामत सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें, तो उसको मैं 10,000 रुपए इनाम दूंगा। अब बताना ये ऑफर क्या है? इट इज ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज। कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। आप थोड़े दिन पहले मुझसे भी मिलने आए थे, तो भी आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल थी। मुझे याद है कि हाँ वो आया था, डॉक्यूमेंट फाइल थी उसके पास में। मैंने अपनी ऑफिस के अंदर देखना स्टार्ट किया। मैंने कहा कहीं क्या पता मेरे घर पे ही भूल गया हो, अगर भूल गया है तो मुझे भी तो 10,000 रुपए मिल सकते हैं। कैन आई एक्सेप्ट? यस, आई कैन एक्सेप्ट। कंपनी के अंदर जो भी जान पहचान वाले इधर उधर के लोग थे, जिनको भी पता चला, उन्होंने अपना फाइल खोजना स्टार्ट किया कि किसी को भी फाइल मिलेगी 10,000 रुपए मिलने हैं। इज इट ए वैलिड ऑफर? इट इज ए जनरल ऑफर। क्लियर है? ये क्या है? एक जनरल ऑफर है, सबके लिए ओपन है। तो क्लियर हुआ? अब बात करते हैं जनरल ऑफर के अंदर एक इंपोर्टेंट केस लो, लैंडमार्क केस लो हो रखा है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। 1893 का ये केस लो है, और ये बेटा केस लो ब्रिटिश में हो रखा है। अपना जो लो है वो ब्रिटिश से लिया गया है, इंग्लिश लॉ से लिए गए हैं मेनली इसके सारे प्रोविजंस, और इसीलिए इसके जो केस लॉज भी हैं, जो पुराने केस लॉज हैं, वो भी ब्रिटिश के केस लॉज हम पढ़ते हैं। हमने बाल्फर वर्सेस बाल्फर पढ़ा था, वो भी वहीं का था। और ये कार्लिल का जो है वो भी एक बहुत फेमस केस लॉ रखा है, जिसके अंदर कोर्ट का जजमेंट है वो जनरल ऑफर से रिलेटेड है। तो चलिए इस केस लॉ को हम लोग डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। इन दिस केस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी
published advertisement in the newspaper that it would pay £100 to anyone who contracts influenza after using its smoke ball medicine according to the instructions. Company also deposited £1,000 in a separate bank account for showing its seriousness. अब उस टाइम क्या हुआ कि इन्फ्लुएंजा और ये सारी जो वायरस रिलेटेड डिजीजेस थी 1891 के अंदर बहुत ज्यादा डिजीजेस फैल रखी थी, तो इसीलिए कंपनी ने ये मेडिसिन बनाई। जैसे अभी कोरोना फैल रखा है, वैसे ही उस टाइम कुछ इन्फ्लुएंजा वगैरह कई बीमारियां फैल रखी थी जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो कंपनी ने ये दवाई बनाई और क्या कहा कि जो भी इसको लेगा इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसको इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता है, और अगर होगा तो £100 का इनाम देंगे। अब हुआ क्या, वन लेडी मिसेज कार्लिल purchased and consumed smoke ball as per the instructions, but she subsequently suffered from influenza. अब मिसेज कार्लिल ने पूरा अच्छे से यूज किया कंपनी की दवाई उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, बट फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। देन शी फाइल्ड ए स्वीट फॉर रिकवरी ऑफ £100 फ्रॉम द कंपनी। उसने कंपनी को पहले 1-2 लेटर लिखे, 2 लेटर का रिप्लाई नहीं दिया कंपनी ने, तीसरे लेटर में डिनाई कर दिया। तो जो मिसेज कार्लिल है उनके हस्बैंड एडवोकेट थे, वकील थे, तो उन्होंने केस फाइल कर दिया कंपनी के ऊपर। बट द कंपनी डिनाइड द क्लेम ऑफ मिसेज कार्लिल ऑन द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, कंपनी हैड नॉट गिवन एनी ऑफर टू मिसेज कार्लिल इन पर्टिकुलर। सेकेंड, मिसेज कार्लिल डिड नॉट कम्युनिकेट हर एक्सेप्टेंस टू द कंपनी। एंड थर्ड, कंपनी वाज मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट एंड नॉट सीरियस। कंपनी कह रही है कि उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने की मिसेस कार्लिल के साथ में। अब देखना है कोर्ट का क्या डिसीजन आया। द कोर्ट रिजेक्टेड कंपनीज आर्ग्यूमेंट्स एंड हेल्ड दैट देयर वाज ए फुल्ली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, दस कंपनी इज लायबल टू पे £100 टू मिसेस कार्लिल। और कोर्ट का डिसीजन आया कंपनी के अगेंस्ट में। कोर्ट ने कहा कि कार्लिल को £100 देना पड़ेगा। अब कोर्ट के जो लॉजिक्स हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ना। कोर्ट ने किन रीजंस के पीछे ऐसा कहा। फर्स्ट, द कोर्ट हेल्ड दैट ऑफर्स कुड बी मेड टू पब्लिक एट लार्ज। कोर्ट कह रहा है कि जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज को दिए जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर बंदे को देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड। The performance of the conditions in the offer is sufficient enough to be considered as acceptance। और यहाँ पे मिसेज कार्लिल ने कंपनी की सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेडिसिन यूज किया है, तो कार्लिल ने एक्सेप्टेंस किया। थर्ड, द कंपनीज क्लेम दैट £1,000 was deposited at the Alliance Bank showed the seriousness of the company। तो क्लियर है, ये तीनों मेन रीजंस थे जिसकी वजह से कोर्ट ने कंपनी का क्लेम, कंपनी का आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया और मिसेज कार्लिल को यहां पे £100 का क्लेम मिला। तो क्लियर हुआ आपको जनरल ऑफर क्या होता है। जनरल ऑफर जो आप पब्लिक को लार्ज में देते हो, कोई भी उस ऑफर को सुन ले, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, बट ऑफर का नॉलेज होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑफर का नॉलेज होना चाहिए। अगर मुझे नॉलेज नहीं था उस ऑफर का, तो फिर आपको कोई क्लेम नहीं मिलने वाला, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है। When an offer is made to a definite person, a specific person or a group of persons, and that offer is to be accepted by that person or that group of persons, it is known as a specific offer। जो आप पब्लिक एट लार्ज को ऑफर नहीं कर रहे हो, आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन को ऑफर करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे,
स्पेसिफिक ऑफर, और उस ऑफर को सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन जिसको आपने ऑफर दिया है वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दूसरा बीच में आकर के एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चलिए बात करते हैं एक एग्जांपल की। एक्स राइट्स ए लेटर टू वाई, हिज क्लोज फ्रेंड। क्या लिखा एक्स ने लेटर के अंदर? एक्स ने लेटर के अंदर लिखा, बहुत डिटेल के अंदर लिखा, लास्ट में लिखा था विल यू मैरी मी, और स्पेसिफिकली वाई को एड्रेस किया था। लेटर जो है वो वाई के नाम से लिखा था, वाई को एड्रेस किया था, और वो लेटर उन्होंने वाई के एड्रेस पे पोस्ट कर दिया। अब वो किसी रीजन से लेटर वाई के पास नहीं पहुंचा, जेड के पास पहुंच गया, वाई की एक फ्रेंड जेड के पास पहुंच गया। अब जेड को वो लेटर मिल गया एक्स का प्रपोजल का। क्या वो जेड शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती है? सोचो बेटा सोचो, क्या जेड एक्सेप्ट कर लेगी? द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि वो प्रपोजल स्पेसिफिकली एक्स ने किसके लिए दिया था? वाई के लिए दिया था। ओनली वाई कैन एक्सेप्ट, अगर वाई नहीं तो और कोई नहीं। किसके लिए था? सिर्फ वाई के लिए था। वाई एक्सेप्ट कर सकती है, जेड एक्सेप्ट करे, एक्स बाउंड होंगे क्या? नहीं होंगे। एक्स का और जेड का कोई कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता है। जब प्रपोजल वाई को दिया था तो कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में बन सकता है, जेड या कोई और नहीं आ सकता है बीच के अंदर। पॉइंट इज क्लियर? चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफिक ऑफर के अंदर। आपने देखा होगा स्पेसिफिक ऑफर कई बार जो है सेल निकलती है। अमेजोन पे सेल आई तो ये क्या है? जनरल ऑफर है, कोई भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार अपने सिटी के अंदर जो शॉपिंग मॉल्स है वहां पे सेल निकलती है, जनरल ऑफर है। इंडिपेंडेंस सेल होती है, दिवाली सेल। लेकिन कभी कभार स्पेशली सेल निकलती है फॉर द आर्मी पर्संस। अगर आप आर्मी से हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इट इज स्पेसिफिक ऑफर। ये क्या है? स्पेसिफिक, केवल आर्मी से जो है उसके लिए। कई बार ऑफर निकलता है गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको लोन मिलेगा, तो लोन अलाउड है, लोन मिल रहा है, लेकिन ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो ये क्या है? स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है। अभी आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा, टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज अ फेमस सॉफ्टवेयर टेली। तो टेली का भी ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है? इफ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट देन यू कैन गेट द टेली एट आई थिंक 25% प्राइस। बाकी लोगों के लिए अगर 40,000 है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को 10,000 के अंदर ऑफर दिया हुआ है। बट आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट का आप कॉपी भेजो, आपको 25% पे टेली मिल जाएगा। तो इट इज ऑफर विच इज गिवन टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन। केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट के ग्रुप को ये ऑफर दिया हुआ है, इसलिए ये ऑफर क्या है? स्पेसिफिक ऑफर है। तो देखिए क्या लिखा हमने, specific offer can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made. And X example, for example, X offers to buy car from Y. X जो है वो Y की कार खरीदना चाहते हैं for rupees 2 lakhs. This is a specific offer. अब मान लो मेरे पास भी कार है, मैं X को कहता हूँ कि Y नहीं दे रहा, चल मेरे वाली ले ले, 2 लाख रुपए मुझे दे दे। बट क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। जेड एक्सेप्ट करता है? नहीं कर सकता। कौन एक्सेप्ट कर सकता है? मिस्टर वाई। मिस्टर वाई, फिर लिखा है नो पर्सन अदर देन वाई कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक ऑफर। जिसको ऑफर किया है वही एक्सेप्ट कर सकता है, तो ही बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर और कोई पर्सन एक्सेप्ट करता है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? चलिए इसके अंदर एक फेमस केस हो रखा है, बोल्टन वर्सेज जोन्स। तो बोल्टन वर्सेज जोन्स का ये क्या केस है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फैक्ट क्या थे केस के? जोन्स यूज्ड टू हैव बिजनेस डीलिंग्स विद ब्रोकलहर्स्ट। ही सेंट एन ऑर्डर टू ब्रोकल फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स।
By the time order reached Brockle, he had sold his business to Bolton. अब क्या हुआ कि जोन्स और ब्रोकलहर्स्ट दोनों बहुत पुराने बिजनेस करते हैं साथ में। अब जोन सामान खरीदना चाहता है ब्रोकलहर्स्ट को, तो उसने ब्रोकलहर्स्ट को लेटर लिख के ऑर्डर किया, और स्पेसिफिकली किसको लेटर लिखा है? ब्रोकलहर्स्ट को। लेकिन ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस जो है वो सेल आउट हो गया, और अभी कौन मालिक है? बोल्टन। बोल्टन डिलीवर्ड द गुड्स टू जोन्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द चेंज इन द ओनरशिप। अब बोल्टन ने सोचा कि ऑर्डर मिला है, और बोल्टन ने उसका फायदा उठाते हुए ऑर्डर सप्लाई कर दिया, ये बिना बताए कि अब मालिक जो है वो ब्रोकल नहीं रहा बल्कि बोल्टन हो गया है। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर था कि अगर उसको पता चलेगा जॉन को तो वो ऑर्डर कैंसिल ना कर दे, इसलिए उसने बिना बताए गुड्स सप्लाई कर दिए। बट व्हेन जोन्स केम टू नो दैट द गुड्स वर सप्लाइड बाय द ब्रोकलहर्स्ट, he refused to pay for the goods. His contention was that he had never placed an order to Bolton, the offer being made to Brocklehurst, and therefore had no intention to make a contract with the Bolton. अब कोर्ट ने, जो बोल्टन ने क्या किया, बोल्टन ने स्यू कर दिया जोन्स को पेमेंट के लिए। अब कोर्ट का क्या जजमेंट आया? It was held that Jones was not liable to pay. What is the reason? Reason दिया कोर्ट ने, the offer was not addressed to the Bolton. It was addressed to the Brocklehurst. When the offer is made to a specific person, it can only be accepted by that specific person. As such offer was made to Brocklehurst, there was no contract between Bolton and Jones. So Jones was not liable to pay. Clear हुआ? तो specific offer can be accepted by the specific person only. Now आप ऑफर कैसे करते हो, ऑफर का तरीका क्या है आपका देने का, उसके बेस पे ऑफर दो तरह के हो सकते हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, शॉर्ट के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने इसको लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एक्सप्रेस ऑफर बाय वर्ड्स, आइदर स्पोकन और रिटन। जब आप कुछ बोल करके या फिर लिख करके ऑफर देते हो तो वो हो जाएगा एक्सप्रेस ऑफर। मैं बोलता हूं विल यू बाय माई कार, सामने वाले को मैंने ऑफर बोल करके दिया, मैं लेटर लिख के देता हूं, क्या हो गया? एक्सप्रेस ऑफर। व्हाट इज इम्प्लाइड? व्हेन द ऑफर इज नॉट एक्सप्रेस, जब बिना बोले या बिना लिख करके वर्ड्स के अलावा अदर देन वर्ड्स ऑफर होता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड। जो ऑफर एक्सप्रेस नहीं है तो वो कौन सा ऑफर होगा? इम्प्लाइड ऑफर होगा। इम्प्लाइड ऑफर का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको एक। आप लोगों ने कभी ना कभी मिठाई की दुकान पे गए होंगे, स्वीट्स आपने खरीदा है? हाँ सर, हाँ खरीदा है। तो आप क्या करते हो मिठाई की दुकान पे जाकर के? अगर आप बहुत फेमस दुकान पे गए हो तो आप निश्चित रूप से कोई वहां पे बार्गेन नहीं करने वाले हो। आप सीधा गए, आपको पता है यहाँ पे अच्छी मिठाई मिलती है, तो आप जाते ही वहां पे 5 किलो गुलाब जामुन, 2 किलो बादाम कतली आपने सीधा ऑर्डर दिया। आप जब जैसे ही आप 5 किलो गुलाब जामुन वेट करवाते हो, वो वेट होता है, उनको आप पैकिंग करवाते हो। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? आपकी इंटेंशन है कि नहीं है उनको खरीदने की? यस, यू आर गिविंग एन इम्प्लाइड ऑफर। आपने ये नहीं कहा, कोई भाव नहीं पूछा, कोई भी ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, आपने कहा 5 किलो गुलाब जामुन तोल दो, वो गुलाब जामुन तोलने लग गया। दैट मीन्स आपने क्या दिया? ऑफर दिया, इम्प्लाइड ऑफर है। उसने क्या किया? एक्सेप्टेंस किया, उसने हाँ ना कुछ नहीं बोला, उसने सीधा उसको मीजर करके रख दिया, आपको तोल करके दे दिया, पैकिंग कर दिया। ये इम्प्लाइड ऑफर था, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस था इसका, इसको बोलते हैं। सिटी बसों का एग्जांपल हो गया। बस के अंदर आप सीधा राइड हो जाते हो और आप कोई भी पूछते नहीं हो और आपको बस में राइड होने के बाद आपको किराया देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। कूली वाला एग्जांपल याद कर लो। एटीएम मशीन हो गया, स्टेशन के ऊपर या कई पब्लिक प्लेसेस पे वेगिंग मशीन लगा हुआ होता है, ये भी क्या है? एक इम्प्लाइड ऑफर होता है, और उससे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट।
चलिए, ये थे एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। अब बात करते हैं क्रॉस ऑफर। व्हाट इज क्रॉस ऑफर? क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब दो लोग एक दूसरे को एग्जैक्टली सेम टाइप का ऑफर करते हैं, ये न जानते हुए कि उसने भी मुझे ऐसा ही ऑफर दिया है, तो ये ऑफर क्रॉस ऑफर्स कहलाते हैं। When two parties make identical, what is identical? Identical means similar in all respect, यानी कि हर तरह से एग्जैक्टली सिमिलर ऑफर्स दिए जाते हैं टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। इग्नोरेंस वर्ड क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? क्योंकि अगर मुझे पता है कि सामने वाला मुझे वही ऑफर दे रहा है, तो फिर मैं उसको वो ऑफर क्यों दूंगा? अगर सामने वाला मुझे कह रहा है कि क्या मेरी कार खरीदोगे, तो मैं उसको क्यों बोलूंगा कि क्या कार बेचोगे? जब वो मुझे कह रहा है कि खरीदोगे, वो खुद सामने वाला अगर इंटरेस्टेड है बेचने में, तो मुझे पूछने की जरूरत है क्या? नहीं है। इसीलिए जब इग्नोरेंस के अंदर ऐसे ऑफर दिए जाते हैं ऑफ ईच अदर्स ऑफर, दिस इज टर्म्ड एज क्रॉस ऑफर। तो अब देखना, क्या मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक कार है, तो वो कार मुझे पसंद है और उस दोस्त को भी पता था कि ये कार मुझे पसंद है। तो मेरे दोस्त ने मुझे एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि क्या ये कार तुम 1 लाख रुपए में खरीदने चाहते हो? तुम्हें ये कार बहुत पसंद है और मैं नई कार ले रहा हूं, तो मैंने सोचा मैं ये ऑफर अपने दोस्त को ही दूं, तो 1 लाख रुपए में ये कार खरीदोगे? और मुझे कहीं से पता चल गया कि वो नई कार खरीदने वाला है, तो मैंने भी एक लेटर लिखा। मैंने उसको बोला कि ये कार मुझे बहुत पसंद है, मैंने सुना है कि तुम नई कार खरीदने वाले हो, इसलिए क्या ये कार मुझे 1 लाख रुपए में बेचोगे? अब मान लो यहाँ पे मैं 1 लाख की जगह अगर मैं 80,000 रुपए कोट करता, वो 1 लाख बोल रहा होता, तो क्या ये क्रॉस ऑफर होते हैं? नहीं। फिर ये दोनों अलग अलग ऑफर होते हैं, ये क्रॉस ऑफर नहीं है। क्रॉस ऑफर में सेम मटेरियल होना चाहिए, सेम प्राइस होना चाहिए, सब कुछ सारी कंडीशन सेम होनी चाहिए, एकदम आइडेंटिकल। लिखा है ना सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, तो ही उसको क्रॉस ऑफर बोलेंगे। सर ये तो बहुत रेयर है, ये बेटा हुआ ना सर, ये लेकिन रेयर है, ये तो आपने बना दिया। ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या? ऐसा बेटा प्रैक्टिकली भी होता है। चलिए आपको एक केस बताते हैं, आपको कुछ सिमिलर टाइप का केस है। गनी लतीफ वर्सेस मनीलाल एक केस हुआ था, जो इंडिया का केस है। 1916 में एक केस हुआ था और क्या जजमेंट आया था वो हम देखते हैं। क्या केस लो है वो देखिए। तो देखिए बेटा क्या था, एक है मेरे घर के पास में शर्मा जी, और शर्मा जी के दोस्त है वर्मा जी। तो वर्मा जी के बच्चे की जॉब लग गई बॉम्बे में, तो वर्मा जी बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं। तो शर्मा जी ने वर्मा जी को ऑफर दिया कि भाई आप तो बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हो, तो आपका जो ये घर है वो घर मैं 5 लाख रुपीज में परचेज करना चाहता हूं। लेकिन वर्मा जी ने कहा नहीं, ये घर तो हमारा बहुत पुराना घर है, हम इसको नहीं बेचेंगे, हम बॉम्बे से इधर उधर आते जाते रहेंगे। तो वर्मा जी ने मना कर दिया। अब वर्मा जी चले गए बॉम्बे अपने लड़के के साथ में, और कुछ टाइम तो सब सही चला। उसके बाद में अचानक से लड़के की जॉब चली गई और वहां पे वर्मा जी के पास पैसे की थोड़ी सी क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। अब वर्मा जी को याद आया कि शर्मा जी उस टाइम वो घर खरीदने वाले थे। तो कुछ ही महीनों बाद वर्मा जी ने एक लेटर लिखा शर्मा जी को कि क्या आप वो घर 5 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो? आपने ऐसा पहले एक ऑफर दिया था, तो वो 5 लाख में अब भी बेचने के लिए अब तैयार है। इधर शर्मा जी ने कहा कि क्या पता वर्मा जी अब बेचने के लिए तैयार हो, उन्होंने कहीं से सुन लिया कि ये घर तो बिकने वाला है। तो शर्मा जी ने कहा एक बार फिर लेटर लिखा जाए, और शर्मा जी ने भी एक लेटर लिखा। अब वर्मा जी का लेटर भी ट्रांजिट में है, शर्मा जी का लेटर भी ट्रांजिट में है, आपस में कहीं ना कहीं क्रॉस हुए होंगे, और दोनों को नहीं पता कि ये दोनों ऑफर दे रहे हैं एक दूसरे को। अगर शर्मा जी को पता होता कि वर्मा जी का लेटर आएगा तो वो ऑफर नहीं देते, वर्मा जी का पता होता कि शर्मा जी का ऑफर आना है तो वो नहीं देते। तो दोनों इग्नोरेंस में है, दोनों को नहीं पता कि ऑफर दोनों दे रहे हैं, तो दोनों ने ऑफर दिया। अब शर्मा जी को लेटर मिला, वर्मा जी को भी लेटर मिला।
शर्मा जी पढ़ रहे हैं कि क्या घर खरीदोगे, वर्मा जी पढ़ रहे हैं क्या घर बेचोगे, प्राइस भी सेम है एकदम, पहले से उनका 5 लाख उनके माइंड में था, वही प्राइस कोट किया हुआ है दोनों ने, सब रेस्पेक्ट में सिमिलर ऑफर है दोनों, इसी को क्या बोलेंगे, क्रॉस ऑफर। तो ये अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर केस लो क्यों हो गया, उसके बाद में क्वेश्चन ये उठता है कि क्या टू जो क्रॉस ऑफर्स हैं इन दोनों के, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे या नहीं। द आंसर इज नो। क्रॉस ऑफर होने का मतलब वैलिड ऑफर नहीं बन जाता है। दोनों एक ही चीज सोच रहे हैं, दोनों सेम ऑफर दे रहे हैं, बट स्टिल द एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। दो ऑफर मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। क्या चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस किसी एक ऑफर की होना जरूरी है, चाहे भले शर्मा जी एक्सेप्ट करे चाहे वर्मा जी एक्सेप्ट करे। जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा इट विल बिकम द कॉन्ट्रैक्ट, एंड जब तक ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, क्रॉस ऑफर्स डू नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ऑफर बाय द अदर, हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू ऑन क्रॉस ऑफर्स। और केस लो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉट इंपोर्टेंट, कोई इंपोर्टेंट नहीं है केस लो, खाली इसका फैक्ट हमने समझा और इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, क्योंकि ज्यादा केस लोज आप याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट केस लोज हैं वही अपने को याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर, नाम से पता चल रहा है काउंटर कर दिया, यानी कि काउंटर कैसे करते हैं, उधर से अगर एक ऑफर आ रहा है, कुछ कंडीशंस आ रही है, मैं इधर से कुछ और बोल दूं तो ये क्या कर दिया मैंने, काउंटर कर दिया। बेसिकली काउंटर ऑफर तब यूज करते हैं जब अपने को नेगोशिएशन करना है, वो बार्गेन करना है प्राइस के अंदर या कुछ क्वालिटी के अंदर बार्गेन करना है, कुछ ना कुछ बार्गेन करना है, तो हम लोग यूज करते हैं काउंटर ऑफर का। अभी जब अपने जैसा कंडीशंस के साथ ऑफर दिया है, अगर सेम उसी कंडीशंस पे मैं ऑफर एक्सेप्ट करूं तो इसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। बट जब ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज करके अगर मैं अपनी एक्सेप्टेंस दूं तो इसको बोलते हैं क्वालिफाइड और कंडीशनल एक्सेप्टेंस, विच इज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेंस, इट इज ए काउंटर ऑफर। समझ आएगा कुछ। अभी आपने जो है, आप सब्जी खरीदने के लिए गए, आपने सब्जी वाले को ऑफर दिया कि 20 रुपए केजी के अंदर सब्जी देगा, आलू बेचेगा। वो कहता है कि नहीं 25 रुपए किलो में बेचेगा। आपने उसको ऑफर दिया 20 रुपए केजी में पोटैटो खरीदने का कि मैं 20 रुपए केजी में आलू खरीदने के लिए तैयार हूं, क्या बेचेगा। वो आपको हाँ नहीं बोला, वो आपको कह रहा है कि यस सेल करेगा लेकिन 25 रुपए केजी में सेल करेगा। ये बताना क्या है, ये उसने अपना काउंटर ऑफर डाल दिया, इसी को बोलते हैं अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया है लेकिन क्या किया है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, मतलब आपका जो ओरिजिनल ऑफर था वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, वो खत्म हो गया। अब आपको उसने एक काउंटर ऑफर दे दिया। काउंटर ऑफर देने का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं बना। अब आपके ऊपर है, आप अब वापस से सोचो, उसका काउंटर ऑफर आपको मिला है, अब आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। क्लियर है। आप जो है ऑटो वाले के पास गए, आपने ऑटो वाले को बोला कि केईएम रोड चलेगा, उसने कहा ठीक है मैं केईएम रोड आपको छोड़ दूंगा लेकिन मैं जो है 200 रुपए लूंगा। अब उसने क्या ऑफर दिया, केईएम रोड छोड़ने के लिए आपको 200 रुपए का ऑफर दिया। तो अभी आपने या तो आप एक्सेप्ट करते, तो ऑफर का एक्सेप्टेंस कब माना जाता, जब आप एग्जैक्टली 200 रुपए पे तैयार हो जाते। लेकिन आपने उसको कहा कि नहीं मैं 150 देगा, 150 रुपए में केएम रोड चलना है। ये क्या हो गया, ये हो गया काउंटर ऑफर। आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने क्या दे दिया, काउंटर ऑफर दे दिया, बार्गेन स्टार्ट कर दी। अब सामने वाला वापस से सोचेगा 150 पे चलना है कि नहीं चलना है, चलना है तो वो आपको बोलेगा कि ठीक है चलता हूं, या फिर वो आपको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा।
क्लियर है? तो जैसे ही आपने काउंटर ऑफर देते हो, ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। देखते हैं क्या है। व्हेन द ऑफरी गिव क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। अगर ओरिजिनल ऑफर में मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो फिर ये क्या हो गया? काउंटर ऑफर हो गया। ए क्वालिफाइड एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू मेकिंग ऑफ ए काउंटर ऑफर। जब आप क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देते हो तो ही इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो? काउंटर ऑफर दे रहे हो। विच पुट्स एन एंड टू द ओरिजिनल ऑफर। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है बेटा, नोट करना इसको। विच पुट्स एन एंड टू द ओरिजिनल ऑफर, वहीं पे खत्म हो जाता है। एंड इट कैन नॉट बी रिवाइव्ड बाय द सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस ऑफ। जब आपने एक बार काउंटर ऑफर कर दिया तो अब आप उसको वापस एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो इसके अंदर दो केस लॉज और रखे हैं। केस लॉज याद नहीं करने आपको, खाली ये आप इनको इस तरह से समझो कि बस दो एग्जांपल है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो दो केस लॉ को ही मैंने एग्जांपल बना दिया है। पहला केस लॉ है निहाल चंद का, निहाल चंद वर्सेस अमरनाथ। याद नहीं करना है नाम आपको, खाली आपको लॉजिक्स एग्जांपल याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है प्लेंटिफ ने, यहाँ पे एक एक्स ने वाई को ऑफर किया कि क्या मेरी कार 1 लाख रुपए में खरीदोगे? तो वाई ने वापस से रिप्लाई दिया कि ठीक है मैं खरीदूंगा, लेकिन 90,000 रुपए में खरीदूंगा। बताना क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? काउंटर ऑफर कर दिया। वाई ने क्या कर दिया? काउंटर ऑफर कर दिया कि 90,000 में क्या बेचोगे? तो यहाँ पे एक्स ने मना कर दिया। तो सर फिर ठीक है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, केस क्यों हुआ? केस इसलिए हुआ बेटा क्योंकि अब वापस से वाई जो है वो 1 लाख में खरीदने के लिए तैयार है। एक्स ने मना कर दिया कि 90,000 में नहीं बेचूंगा। पहले एक्स ने वाई को बोला 1 लाख में खरीदेगा, वाई ने मना किया और कहा कि 90,000 में बेचेगा, काउंटर ऑफर दिया, एक्स ने मना कर दिया। अब वाई कह रहा है कि ठीक है मैं 1 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूं। अब तो बताना क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। केस लो है इस पे, निहाल चंद वर्सेस अमरनाथ, यही केस लो है। तो अब आपको केस लो का नाम याद नहीं रखना है, आपको इसका डिसीजन करना है। तो ये मैंने लॉजिक्स पहले लिख दिए हैं। काउंटर ऑफर विच पुट्स एन एंड टू द ओरिजिनल ऑफर एंड इट कैन नॉट बी रिवाइव्ड बाय सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस। तो जब एक बार आपने काउंटर ऑफर किया, ओरिजिनल ऑफर आपके लिए खत्म हो गया, अब आप वापस से कहते हो कि नहीं मैं 1 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अब एक्स इसको डिनाई कर सकता है। पॉइंट इज क्लियर? यस सर यस। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल क्या था? इसमें पी ने क्यू को बोला कि मैं अपने 2 प्लॉट सेल करना चाहता हूं। 2 जमीन के प्लॉट है, वो 2 प्लॉट मैं सेल करना चाहता हूं इस प्राइस के ऊपर। एक प्राइस फिक्स हो गया, लेकिन क्यू ने का एक्सेप्टेंस जो दिया उसमें कहा कि मैं एक ही प्लॉट खरीदूंगा। पी ने कहा मैं 2 प्लॉट बेचूंगा इस रेट के ऊपर, 2 एक साथ बेचूंगा, अलग अलग नहीं बेचूंगा। क्यू ने कहा मैं एक ही प्लॉट खरीदूंगा। तो बताना ये क्या हो गया? इट इज ऑल्सो ए काउंटर ऑफर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। उसने कहना है कि दोनों एक साथ बेचूंगा, ये कह रहा है मैं एक ही खरीदूंगा। ये क्या हो गया? काउंटर ऑफर हो गया। तो अगर एक बार काउंटर ऑफर आपने कर दिया तो फिर बार्गेन स्टार्ट हो गया, फिर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कब बन पाएगा? बार्गेन के बाद में, जब दोनों एक ही प्राइस पे कंसेंट हो जाएंगे, दोनों की सहमति हो जाएगी, तब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो काउंटर ऑफर मींस रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। एंड व्हाट इज काउंटर ऑफर? इट इज जस्ट द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जैसा ऑफर है उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना, मींस काउंटर ऑफर। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर basically an offer remain open for acceptance over a period of time is known as standing open और continuous offer भी इसको कहते हैं। ठीक है, वैसे तो स्टैंडिंग या ओपन वर्ड एकदम सिंपली आप लोग समझ सकते हैं कि स्टैंडिंग मींस आपके लिए ऑफर चल रहा है। अब इसके जो मोस्टली एग्जांपल्स होते हैं वो इनविटेशन टू ऑफर के होते हैं। जो
पर्टिकुलर ऑफर का एग्जांपल है, वो एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्टैंडिंग का मतलब क्या है, ओपन ऑफर का मतलब क्या है। जो एक निश्चित टाइम पीरियड तक आपके लिए खुला है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, जैसे मान लो कोई सेल लगी हुई है, सेल इज ओपन फॉर 3 डेज, तो 3 डेज तक क्या है आपके लिए ओपन है, स्टैंडिंग है। अब आपको आपका मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, वो आपको कहता है कि फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 30 जून है। तो अगर आपको एग्जाम देना है इस अटेम्प्ट में, दिसंबर अटेम्प्ट में, तो आपको 30 जून तक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म आपका जो ऑफर है वो ऑफर कब तक ओपन है, वो आपका 30 जून तक ओपन है। ठीक है, अब इसको हम इंस्टीट्यूट की तरफ से ओपन ऑफर वर्ड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो इनविटेशन टू ऑफर है। अब आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपकी तरफ से ऑफर होगा कि हम इंस्टीट्यूट में एडमिट होना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस फाइनल कौन देगा? इंस्टीट्यूट देगा। इसलिए इसको हम ओपन ऑफर वर्ड नहीं बोल सकते। ओपन जो भी सेल वगैरह के जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं? इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। तो फिर सर एग्जैक्टली ओपन ऑफर का, स्टैंडिंग ऑफर का एग्जांपल क्या होगा? स्टैंडिंग ऑफर का एग्जांपल बताते हैं आपको। टेंडर की सप्लाई का जो ऑफर होता है वो स्टैंडिंग ऑफर होता है। कैसे? ये ऑफर हम समझते हैं। देखो, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। एक्स लिमिटेड को क्या चाहिए? इसको खूब सारा मटेरियल चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए जिसकी सप्लाई के लिए इसने टेंडर निकाला। वो टेंडर किसने एक्सेप्ट किया? वो टेंडर एक्सेप्ट किया मिस्टर वाई ने। ठीक है, मिस्टर वाई बोलता है कि आपको जितना भी मटेरियल चाहिएगा, पूरा कितने मंथ्स का टेंडर है? 12 मंथ्स का। तो एक्स लिमिटेड ने क्या टेंडर निकाला? इट रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड्स ड्यूरिंग द 12 मंथ्स। नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए इसको कोई पर्टिकुलर गुड्स चाहिए, और वाई सबमिटेड द टेंडर टू सप्लाई दोज गुड्स एट ए स्पेसिफिक रेट। तो एक्स ने 12 महीने के लिए सप्लाई कोई गुड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला, टेंडर निकाला, और वाई ने वो टेंडर सबमिट किया और स्पेसिफिक रेट मेंशन की। बाद में वो टेंडर क्या हो गया? टेंडर वाज एक्सेप्टेड बाय द एक्स लिमिटेड। अब जैसे ही टेंडर एक्सेप्ट हुआ, नाउ वाइज टेंडर बिकम्स ए स्टैंडिंग ऑफर। क्लियर है? जैसे ही टेंडर एक्सेप्ट हुआ, वाई का टेंडर क्या बन गया? अब स्टैंडिंग ऑफर बन गया। अब इसका स्टैंडिंग ऑफर है। क्या ऑफर है? कि 1 साल तक इस रेट पे जब भी माल चाहिएगा वो माल इसको सप्लाई करना पड़ेगा। अब एक्स जो है वो कोई भी ऑर्डर करता है, दैट मींस जो ओपन स्टैंडिंग ऑफर है उसका एक्स क्या कर रहा है? एक्सेप्टेंस कर रहा है। एक्स का ऑर्डर ऑफर नहीं है। एक्स कोई भी ऑर्डर करता है तो वो क्या है? वाई का जो ओपन ऑफर था गुड्स सप्लाई करने का, उसकी एक्सेप्टेंस है। एक्स को कोई रेट, कोई बार्गेन नहीं करना है। एक्स लिमिटेड बोलेगा कि 5000 केजी गुड्स चाहिए, तो 5000 गुड्स जैसे ही एक्स को चाहिए, मींस क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया। जो भी ये ऑर्डर देगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जो भी ऑर्डर देगा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी कि 12 मंथ्स तक वाई का जो टेंडर ऑफर है वो खुला रहेगा, ओपन रहेगा। किसके लिए? एक्स के लिए। तो एक्स जब चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकता है, अलग अलग क्वांटिटी मंगवा सकता है, सेम रेट पे पूरे साल तक वाई को सप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द स्टैंडिंग ऑफर। तो चलिए, आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया ऑफर्स कितने तरह के होते हैं। तो हमने देखा एक्सप्रेस इंप्लाइड ऑफर्स 2, फिर हमने देखा स्पेसिफिक या जनरल ऑफर, और उसके बाद हमने 3 और ऑफर्स देखे, क्रॉस ऑफर्स, काउंटर ऑफर्स और स्टैंडिंग ऑफर्स। क्लियर है? क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। क्रॉस ऑफर यानी कि 2 आइडेंटिकल ऑफर, सेम एक जैसे 2 ऑफर होते हैं तो क्रॉस ऑफर होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक ऑफर का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। काउंटर ऑफर मींस रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन क्वालिफिकेशन, कुछ भी प्राइस चेंज कर दिया, कुछ शर्त अपनी डाल दी, उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। और ये था स्टैंडिंग ऑफर। चलिए, क्लियर है सारी चीजें? ओके फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज शेयर and subscribe the channel and don't forget to comment. Thank you.